नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज भैंसमा से हूँ। बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 2 के अंतिम यूनिट पर्यावरणीय मुद्दों, जो ज्वलंत पर्यावरणीय मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने भूतापन पर, जलवायु परिवर्तन पर और निर्वनीकरण पर चर्चा की है। आगे हम अब मरुस्थलीकरण पर आज अध्ययन करेंगे। अब मरुस्थल मतलब आप लोग रेत का विस्तार समझते होंगे। मरुस्थल मतलब मात्र रेत का विस्तार नहीं होता, वह सूखी बंजर क्षेत्र ही हमारा मरुस्थलीकरण है, जो प्राकृतिक और मानवीय कारणों से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जैविक उत्पादकता समाप्त हो जाती है या अत्यंत कम हो जाती है। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण कहलाती है। मरुस्थलीकरण पर्यावरण और विकास दोनों की ही समस्या है। मरुस्थलीकरण को रोकना अत्यंत जटिल और लगभग असंभव है। यह बहुत मुश्किल है। अब मरुस्थलीकरण के कारण पे आते हैं। मरुस्थलीकरण का पहला कारण है अधिक चराई। हम जानते हैं कि जो विकासशील देश हैं, उनमें जीवन यापन का एक प्रमुख कारण क्या रहता है? पशुपालन। जहां कृषि कम होती है, वहां के लोग पशुपालन अधिक करते हैं। ये पशुपालन गाय, बकरी, भेड़ इस रूप में रहता है। तो इनकी अधिक चराई से वहां के घास वाला क्षेत्र समाप्त होता है, नए उगने वाले पौधे समाप्त होते हैं। जैसा हमने पहले ही बता चुका है कि इनके खुरों से ये नए अंकुरित होने वाले पौधे भी समाप्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वहां से ग्रीनरी, वहां की हरियाली समाप्त होने लगती है। अभी भारत में ही ये विगत 10 वर्षों में जितने घास के मैदान थे, उसमें 30% की कमी आई है। विगत 10 वर्षों में 30% घास के क्षेत्र भारत में कम हुए। दूसरा, अधिक खेती। चूंकि जनसंख्या है, उनके भोजन के लिए खाद्यान्न की भी आवश्यकता होती है। तो आर्थिक कारणों से, जनसंख्या के दबाव और आर्थिक कारणों से गहरी जुताई करके बार बार खेती ली जाती है, मोटे अनाजों की खेती की जाती है। अब बार बार खेती से भी उर्वरता, जो उस मिट्टी में जितनी उर्वरता थी, वो लगभग क्या होने लगती है? समाप्त होती है। अब उर्वरता तो समाप्त हो गई। तीसरा हमारा आ रहा है मृदा लवणता में वृद्धि। सूखी जमीन पर, जिसमें पानी कम गिरता है, ऐसी सूखी जमीन पर मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ती चली जाती है। खास करके जहां जिप्सम और कैल्शियम वाले क्षेत्र हैं, यहां पानी का तेजी से तापमान अधिक रहता है इन क्षेत्रों में। इस वजह से वाष्पीकरण तेज हो जाता है और लवणता में वृद्धि होती जाती है। खारापन उस क्षेत्र का, उस मिट्टी का बढ़ता चला जाता है। चौथा, वनों की कटाई और वनाग्नि। अगर वो क्षेत्र घास क्षेत्र नहीं है, परंतु वन क्षेत्र है, ये पेड़ पौधे वाला एरिया भी है, परंतु शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आ रहा है, तो यहां अगर वन कटाई होती है या वन में आग लग जाती है, तो ये भी धीरे धीरे क्या करती है? उस क्षेत्र में शुष्कता लाने लगती है। क्यों? क्योंकि वन के ना रहने से वातावरण में नमी नहीं रहेगी, आपका भूमिगत जल भी ऊपर नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे वो क्षेत्र क्या होने लगता है? हमारा तेजी से शुष्क होने लगता है, क्योंकि तापमान की वृद्धि होती जाती है।
पांचवा है भूजल का अत्यधिक दोहन। भूजल का स्तर वैसे ही क्षेत्रों पे, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों पे नीचे रहता है। इस भूजल का और अधिक दोहन किया जाता है क्योंकि हम वहां देखते हैं कि पशुपालन हो रहा है। पशुपालन और कृषि के लिए और अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए हालांकि कम मात्रा में होता है, परंतु भूजल का भी जहां जहां भी भूजल पाया जाता है, यहाँ जहां कुएं हैं, कहीं बावड़ी है, इन क्षेत्रों से दूर दूर से लोग आके पानी लेके उस जगह का पानी को समाप्त करने लगते हैं। छठवां, नदियों का मार्ग परिवर्तन। नदियों का मार्ग परिवर्तन कुछ मानवीय कारणों से हो जाता है, कुछ प्राकृतिक कारणों से हो जाता है। अगर नदी नहीं रहेगी तो उस जगह का भूजल क्या रहेगा, और नीचे चला जाएगा। वहां आसपास, नदी के आसपास जनरली हरियाली पाई जाती है क्योंकि नदी अपना मार्ग बदल ली है। अभी नदी यहां बह रही थी, अब नदी उस साइड बहने लग जा रही है, तो ये क्षेत्र धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, शुष्क होने लगता है। यहाँ तापमान बढ़ने लगता है। सातवां, जलवायु परिवर्तन। हम देखते हैं कि भीषण बाढ़ भी आ जाती है, पेड़ पौधों को, बड़े बड़े पेड़ पौधों की भी उखाड़ते चली जाती हैं, उपजाऊ मिट्टी को बहा के ले जाती हैं, या फिर भीषण सूखा पड़ जाता है। इस जलवायु परिवर्तन के कारण भी मरुस्थलीकरण में तेजी से वृद्धि होती चली जा रही है। आठवां, प्राकृतिक आपदाएं। इस प्राकृतिक आपदाओं में सूखा, बाढ़, भूस्खलन ऐसी घटनाएं जो उस क्षेत्र की वनस्पति के आवरण को हटा देती है या समाप्त कर देती है और सीधे सूर्य से आने वाली गर्मी और हमारे जो भूतापन के कारण की गर्मी है, ये उस क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा भूमि पर पड़ने लगती है और वाष्पीकरण और तेजी से होने लगता है। तो इन सब कारणों से मरुस्थलीकरण होता है। अब मरुस्थलीकरण का प्रभाव क्या है? हमने प्रभाव को 3 भागों में बांट लिया है, पर्यावरणीय प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव में सबसे पहले है जैव विविधता को हानि। जैव विविधता को हानि, जीव जंतुओं के विभिन्न प्रकार जो उस क्षेत्र पे पाए जाते हैं। अब चूंकि धीरे धीरे वो घास का क्षेत्र भी सूखे क्षेत्र में बदलता जा रहा है, तो वहां की वनस्पति भी समाप्त हो जाएगी। वनस्पति पर जीवन यापन करने वाले, जिनका भोजन मुख्यतः ये वनस्पति है, वो वैसे छोटे जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाते हैं या बहुत कम होते हैं या अन्यत्र स्थानांतरित हो जाते हैं। मृदा क्षरण और अपरदन दूसरा है, मृदा क्षरण और अपरदन। मिट्टी सूखी है, भुरभुरी हो जाती है, आसानी से हवा के द्वारा उड़ा के ले जाई जाती है। तो इस तरह वहां मृदा अपरदन, मृदा क्षरण और अपरदन की क्रिया होती रहती है। अब नेक्स्ट है बंजर होती भूमि। वनस्पति नहीं है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी की परत हवा में उड़ गई है, तो वो भूमि क्या होने लगती है, बंजर होने लगती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। एक बार सूखा पड़ा, अब उस जगह पर चूंकि वनस्पति धीरे धीरे करके समाप्त हो गई है, अब वहां बार बार सूखा पड़ने लगता है या थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है, तो बारिश गर्म तप्त भूमि पर पड़ के तुरंत वाष्पीकृत हो जाती है। इस तरह इस प्राकृतिक आपदाओं का जो स्तर है या उनकी जो भयानकता है, ये भयानकपन भी तेजी से वहां दिखाई देने लगता है। जल प्रदूषण, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, भारत के सूखे क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान और गुजरात का कच्छ वाला एरिया। परंतु आप सभी जानते हैं कि इन दोनों जगह पर वस्त्रों में रंगाई का काम बहुत किया जाता है, क्योंकि ये यहाँ की विशेषताओं में है। बांधनी वगैरह जो आप देखते हैं, लहरिया, बांधनी, ये इन क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। तो यहाँ छोटे छोटे ग्रामों में भी
ये रंगाई का कार्यक्रम किया जाता है और निकले गंदे पानी को, जो रंगीन पानी होता है, उसको जल में फेंक देते हैं। इसके अलावा जल की मात्रा कम है, लवणता की सांद्रता अधिक है, उस कारण भी जल प्रदूषण हो रहा है। उद्योग धंधे भी, जो छोटा सा भी क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र, वहां अपना डिस्चार्ज डाल सकता है या मिट्टी में कहीं पे नाले के आसपास फेंका या किसी और जगह, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो रिस्क कर अंदर जा रहा है। तो जल प्रदूषण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। भूताप में वृद्धि, भूतापन में वृद्धि, क्योंकि भूतापन का अनुभव हमको जहां हरियाली नहीं रहती अपने आप होता है। जहां इस जगह पर जहां पे हरियाली लगभग समाप्त सी हो गई है, वहां का तापमान अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। इस तरह से भूतापन में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो ये तो हमारे पर्यावरणीय प्रभाव थे, पर्यावरण पे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। अब हम देख रहे हैं आर्थिक प्रभाव। कृषि उत्पादकता में क्या आने लगी, कमी आने लग गई है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया है, लवणता बढ़ती जा रही है, इसके कारण उत्पादकता में तेजी से कमी आने लगती है। प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होने लग जाती है, कमी होने लगती है, क्योंकि आय का ज्यादा भाग वो भोजन के लिए खर्चा करता है, तो प्रति व्यक्ति आय में भी कमी होने लगती है। इन सब आर्थिक कारणों का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, आकार पड़ता है, सूखा पड़ता है, उसके कारण गरीबी बढ़ती चली जाती है। गरीबी बढ़ने से खाद्य सुरक्षा कम होने लगती है। प्रति व्यक्ति को जितना भोजन चाहिए रहता है, जो पोषक तत्व चाहिए रहता है, उसमें तेजी से क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, क्योंकि जो चीज उपलब्ध है वही वो भोजन के रूप में लेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रवास। हम सभी देखते हैं कि भारत में भेड़ और ऊंट के लेके लोग सड़कों के किनारे अपने को चलते दिखाई देते हैं। ये उस जगह पर और ज्यादा गर्म पड़ने के कारण, राजस्थान और गुजरात के लोग उस जगह पे और ज्यादा गर्मी होने के कारण अपने भेड़ों को और ऊंटों पर अपने परिवार का पूरा सामान रखकर ठंडे क्षेत्रों की ओर निकलने लगते हैं। तो ये सामाजिक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, ये मरुस्थलीकरण के हमने देखा। अब आगे हम बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे। हमने पहले ही कहा था कि मरुस्थलीकरण की समस्या को सुधारना अत्यंत ही जटिल होता है। अब वृक्षारोपण, रेतीला क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र या सूखा क्षेत्र आगे ना बढ़े, इसके लिए वृक्षारोपण किया जाता है। जैसे दिल्ली के आसपास राजस्थान वाला मरुस्थली भाग ना आए करके हरियाणा, दिल्ली के इसमें ज्यादातर छोटी पत्तियों वाले बबूल, शीशम, रोहिड़ा ऐसे के पौधों का वृक्षारोपण करते हैं। तापमान के ये वृक्षारोपण तापमान का संतुलन बनाने के साथ साथ भू जल स्तर में भी वृद्धि करते हैं। और बबूल, शीशम, रोहिड़ा ऐसे पौधे हैं जहां आप देखें वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अपने आप समझ सकते हैं कि वहां अगर इनकी संख्या बहुत अधिक है तो। दूसरा है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण के लिए उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। हमको ज्यादा से ज्यादा जहां जल की कमी है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके जल का प्रबंधन दूसरी जगह से उन क्षेत्रों पे करना चाहिए, क्योंकि वहां जो प्राकृतिक रूप से जल का भंडार है या जल पाया जाता है उस पर बहुत बड़ी जनसंख्या निर्भर करती है। तो हमको जल संरक्षण के लिए भी उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। शुष्क कृषि प्रणाली,
कम समय पे उत्पादन हो जाए और इसके साथ ही सह उत्पाद वाले फसलों को लेना चाहिए। अब इन क्षेत्रों पर हम देखते हैं कि कम समय में जो हम पौधे लगा सकते हैं, आंवला, हमने पहले भी बताया था कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटी पत्तियों वाले पौधे ज्यादा लगते हैं। तो आंवला, कैर, बेर, लसोड़ा ऐसी जो कम पानी में उग सकते हैं, ऐसे बड़े पेड़ लगा लेते हैं और इनके नीचे खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, जो इनको थोड़ा सा छाया प्रदान करें या इनको गर्मी से राहत दें। तो यहाँ शुष्क कृषि प्रणाली में मुख्य बड़े पौधे के साथ सह फसल लगाई जाती है। और आखिरी है वैज्ञानिक उपाय। जल की लवणता और क्षारीयता को कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए और नए ऐसे फसल के प्रकार बनाने चाहिए जो कम पानी में कम समय में तैयार हो जाए। तो ये था हमारा मरुस्थलीकरण का कारण, प्रभाव और बचाव के उपाय। तो आप ये समझ लीजिए कि विश्व में हर जगह भूतापन और जलवायु परिवर्तन, इन सब के साथ हमारी कुछ खुद की गतिविधियां भी हैं जो मरुस्थलीकरण के लिए प्रभाव डाल रही है। आप इसको नोट्स के रूप में बनाएं और आगे अपने अध्ययन के लिए और नई पुस्तकों का भी साथ में अध्ययन करें। धन्यवाद।